वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी प्यारी सी ऑर्गेनेल के बारे में जो कि हमारी सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। आपको आइडिया लग ही गया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसके बाद इसके पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है अंदर, क्रोमेटिन कैसे अरेंज्ड है, क्रोमेटिन जब कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो रहा है तब क्रोमोसोम्स के क्या क्या टाइप्स है। तो ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी की गई रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की। डिस्कवरी डिस्क्राइब किया एक न्यूक्लियस को। डिस्क्राइब करने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, और वो भी 1831 में। इसको हम याद रखेंगे, द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। इसके बाद बात करेंगे द टर्म क्रोमेटिन गिवन बाय फ्लेमिंग। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे डिस्कवरी में। और डिस्कवरी हुई कैसे? जब हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा तभी हुई होगी। और इसके बाद हम बात करें, अगर न्यूक्लियस को हमने बेसिक डाइट से स्टेन किया, इसके बाद हमें पता चला कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट है। तो बेसिक डाइट से क्यों हमने सिर्फ बेसिक डाइट ही चूज की? यहाँ पर इसका आंसर आता है क्योंकि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं एंड एसिड्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो बेसिक डाइज जब पॉजिटिवली चार्ज है, जब नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ जब वो इंटरेक्ट करेंगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएंगी, जिसकी वजह से हम क्रोमेटिन फाइबर्स को इजीली देख सकते हैं। तो क्यों किया हमने बेसिक डाइज से ही सिर्फ ट्रीट इसको? क्यों किया बेसिक डाइज का यूज? जैसे मिथाइलिन ब्लू का हम यूज करते हैं इसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस थे, और अच्छे से जब वो इंटरेक्ट करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको पता है अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, एंड तब क्या होगा, अच्छे से हम उस चीज की स्टेनिंग कर पाएंगे और अच्छे से उसको स्टडी कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगर इंटरफेज न्यूक्लियस स्ट्रक्चर की। तो इंटरफेज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरफेज क्या होती है? जहां पर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, जहां पर कोई डिवीजन नहीं हो रही होती है, जहां पर सिर्फ जो सेल है खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है कि हम मुझे अब अगली फेज में जाना है। इसके बाद होगी क्या होगी? इसके बाद होगी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले का सारा जो सिस्टम है, यानी कि इंटरफेज एम फेज से पहले वाली, तो उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, हाईली एक्सटेंडेड मतलब खुला खुला बिखरा हुआ, इलेबरेटेड मतलब पूरा एकदम पूरा जो एरिया है वो कवर कर रखा है ऑलमोस्ट। वो किसने कवर किया होगा? न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स ने। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स यानी कि क्रोमेटिन। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स क्यों बोला? क्योंकि क्रोमेटिन क्या होता है, एक डीएनए जो बना होता है वो न्यूक्लिक एसिड्स प्लस प्रोटीन्स का ही बना होता है। जब वो खुला खुला पड़ा है तब उसको बोल दिया उन्होंने क्रोमेटिन या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। इसके बाद बात करेंगे, अगर वो पड़ा किस में है, वो किसी एरिया के अंदर होगा, उस एरिया को या फिर उस जगह को उन्होंने बोला है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स होती हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। और एक और स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको इन्होंने न्यूक्लियोलाई बोला है, या फिर बोलो आप न्यूक्लियोलस। ऑलमोस्ट इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियोलस ऐसे ही फ्रीली प्रेजेंट होता है, बट थोड़ा सा यूं होता है कि कंजस्टेड प्रेजेंट होता है, तो ऐसा लगता है स्टेनिंग के टाइम कि ये भी अलग से कोई पार्ट है, बट इनसाइड द न्यूक्लियस ये ऐसे ही फ्लोट करता रहता है जैसे एक क्रोमेटिन फाइबर कर रहा है। और अगर हम बात करें अब इन सारे जो डायग्रामेटिकली हम इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करते हैं, एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि ये डायग्राम दिया गया है, ये एक स्टेन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, जो कि हम माइक्रोस्कोप से हमें न्यूक्लियस कुछ ऐसा नजर आता है। तो अगर हम इसको डिफाइंड, अगर हम हैंड ड्रॉन अगर डायग्राम को देखते हैं, तो इसमें देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर दिखाया गया है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये जो पूरा अंदर मैट्रिक्स जो है, ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर बोला हमने इसको न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर न्यूक्लियस की सारी चीजें फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप देखिए, बाहर की साइड जो होता है ये न्यूक्लियर एनवलप है, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि ये होता है डबल मेम्ब्रेन माउंट। न्यूक्लियर एनवलप देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है,
ये होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। और डिसकंटिन्यूअस है तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोर्स, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब ये मैंने बोला था आपको कि फ्रीली जो है, बट ये एक जगह कंडेंस्ड सा प्रेजेंट होता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। इसको हमने क्या बोला था, न्यूक्लियोलस। और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये है हमारा क्रोमेटिन पूरे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो अरेंज्ड है, या फिर आप बोलो कि आराम से पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई कंडेंसेशन नहीं हो रही है, यहाँ पर इंटरफेस न्यूक्लियस है, आराम से जो है उस न्यूक्लियस का जो है वो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर न्यूक्लियर एनवलप की, तो न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो होता है बाहर की आउटर कवरिंग। और जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा तो पाया कि दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स हैं, जैसा कि मैंने पिछले वाले डायग्राम में बताया था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और जो उस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बाहर अंदर वाला स्पेस था, इस स्पेस को इन्होंने बोला है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अगर पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप में जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस की जो दो मेम्ब्रेन है उनके बीच का जो स्पेस है, उसको इन्होंने बोला पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो ही होता है 10 to 15 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन का जो काम होता है, डबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, बाहर के जो साइटोप्लाज्म है और अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों को सेपरेट रखेगी। यानी कि न्यूक्लियस के कंटेंट्स को और साइटोप्लाज्म के कंटेंट्स को जो है वो सेपरेट रखेगी एक पेरी न्यूक्लियर जो स्पेस है उसके अराउंड जो प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम हो गया दोनों चीजों को, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट रखना, ऑर्गेनेल्स को सेपरेट रखना। इसके बाद बात करेंगे अगर आउटर मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये कॉन्टिन्यूअसली बाहर जो होती है वो ग्रो कर रही होती है। ये क्या फॉर्म कर रही है, ये क्या था, हमने जब स्टडी किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, तो मैंने बताया था ये फिजिकली टच में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन की ही, जो बाहर से जो कॉन्टिन्यूअस जो ग्रोथ होती है उससे बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद बात करेंगे अगर, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। जहां जहां से जब ये डिसकॉन्टिन्यूटी हो रही है, यहाँ से फोल्ड हो रही है, तो यहाँ पर बीच बीच में क्या बन रहे हैं, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स का काम होता है मेम्ब्रेन के अराउंड या फिर मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो होता है बाई डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन रखना। बाई डायरेक्शनल फ्लो मतलब चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म से, न्यूक्लियस से बाहर भी जा रही हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी आ रही है। तो जैसे आरएनए और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इनकी मूवमेंट होती रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं एक बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, जो कि एक न्यूक्लियर पोर जो होता है वो संभालता है, ठीक है। हम बात करें न्यूक्लियाई की, न्यूक्लियाई जो होता है यानी कि न्यूक्लियस, नंबर इनका डिफरेंट हो सकता है, नंबर एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मोस्टली जो होता है वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है। नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है एक सेल के पास, ठीक है। बट वैरायटी हर जगह है भाई, यहाँ पर भी वैरायटी है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, जैसे कि पैरामीशियम स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और किसी किसी के पास तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है, जैसे कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज यानी कि इरिथ्रोसाइट्स के पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं, उनके पास प्रेजेंट ही नहीं है। और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स में जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं उनके पास भी कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसा होता क्यों है, और अगर अगर इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो हम इनको कंसिडर कर सकते हैं लिविंग या नहीं कर सकते। इन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है जिनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स को हम कर सकते हैं कंसिडर या नहीं कर सकते हैं लिविंग सेल्स। तो इसका आंसर है यस, ऑफ कोर्स। ये जो है मैमेलियन जो इरिथ्रोसाइट्स है, सीव ट्यूब सेल्स है, ये लिविंग ही है। इरिथ्रोसाइट ने जो था सारी जो
ऑर्गेनल्स थी उसको डीजनरेट किया है, वहां से स्पेस खाली किया है, ताकि वो जो है वो हीमोग्लोबिन को जो है वो कैरी कर सके और जो है मैक्सिमाइज कर सके स्पेस, ताकि वो अच्छे से आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स तक पहुंचा सके। और बात करें अगर सीव ट्यूब सेल्स की, तो सीव ट्यूब सेल्स ने इन्होंने अपना न्यूक्लियस तो खो दिया है, बट ये एक लाइफ सस्टेन मेंटेनेंस के लिए एनर्जीज या फिर किसी भी और चीज के लिए डिपेंडेंट है, कंपेनियन सेल्स है इनका साथ निभाने के लिए। इन्होंने अपने स्पेसेस को खाली किया है बस, ताकि ये अपना वर्क जो है वो ट्रांसपोर्ट का अच्छे से कर सके। ये है लिविंग सेल्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स की या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जब मेम्ब्रेन थी, उस मेम्ब्रेन ने किस चीज को सराउंड किया हुआ था? न्यूक्लियोप्लाज्म को। न्यूक्लियोप्लाज्म था उसके अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमने क्या देखा था? जो मेम्ब्रेन थी उसके अंदर प्रेजेंट था एक स्टेन्ड, डार्कली स्टेन्ड सा कुछ था प्रेजेंट, कोई एक स्पॉटिंग हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे। तो इन्हीं को तो हमने पढ़ना है अभी। ये क्या था? एक क्रोमेटिन था, एंड ये क्या था? एक न्यूक्लियोलस था। ये दो चीजें प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में। एंड न्यूक्लियोलस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्फेरिकल सा। हमने देखा है ये गोलू मोलू सा है, छोटा सा स्फेरिकल सा, ठीक है। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन माउंट स्ट्रक्चर है ये, और इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये सिर्फ ऐसे ही टच में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के, इसके पास कोई सेपरेट मेम्ब्रेन नहीं है, ये ऐसे ही प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। जो न्यूक्लियोलस है, इसका कुछ काम तो होगा। इसका काम होता है आरआरएनए की सिंथेसिस। इसका काम क्या है? आरआरएनए की सिंथेसिस। इसको हम याद रखेंगे, न्यूक्लियोलस का काम होता है आरआरएनए की सिंथेसिस। इसके बाद बात करेंगे न्यूक्लियोलस जो होता है वो जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। जब प्रोटीन की एक्टिव सिंथेसिस हो रही होती है ना, तब जो न्यूक्लियोलस होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और बहुत सारे न्यूक्लियोलाई होते हैं सेल्स के अंदर जो कि उस टाइम पर एक्टिव होती है, क्योंकि इनका काम ही है आरएनए की सिंथेसिस। आरआरएनए जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आरआरएनए का जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसलेशन के अंदर। जब एमआरएनए को साइट्स प्रोवाइड एमआरएनए उसको साइट प्रोवाइड करता है आरआरएनए को, तब उसके ऊपर राइबोसोम्स जुड़ते हैं, फिर प्रोटीन की जो होती है वो सिंथेसिस होती है। ये सारी चीजें हम ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन है एक प्रोसेस जिसके अंदर हम प्रोटीन की सिंथेसिस को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अब अगर हम, जो वो क्रोमेटिन फाइबर्स थे, जब वो कंडेंस हो चुके हैं तो वो क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। तो क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, स्ट्रक्चर्स आपने बुक्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ऐसा स्ट्रक्चर ये क्या है? एक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होता है, सबसे पहले बात करते हैं जब इंटरफेज न्यूक्लियस, जब क्रोमेटिन है ये क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, जब एक इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, जब इंटरफेज चल रही होती है, जब सारी चीजें जो होती है डिसअरेंज्ड होती है, सेल आराम कर रहा है, भाई हम आराम से तैयारी करेंगे, जब एम फेज आएगी तब हम डिवाइड करेंगे। आराम आराम मतलब एकदम रेस्ट में नहीं है, बट अपनी अंदर अंदर एक्टिविटीज हो रही होती है, बट से एक स्लो पेस पे। उस टाइम पर जो होता है इंटरफेस जब प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए, उस टाइम पर जो क्रोमेटिन है वो आराम से खुला खुला प्रेजेंट होता है, लूज प्रेजेंट होता है, यानी कि लूज प्रेजेंट होता है इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का यहाँ पर बहुत बारी आया है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स को बोलते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन रियल में है क्या? क्रोमेटिन क्या होता है? जो एक डीएनए होता है वो ऐसे प्रेजेंट होता है, खुला खुला प्रेजेंट है ये डीएनए, बट इसके पास क्या होता है? डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके अराउंड जो होता है डीएनए वो होता है रैप हुआ होता है, ये होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। इन ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन आ गया और न्यूक्लिक एसिड से डीएनए आ गया, तो पूरा टोटल स्ट्रक्चर क्या हो गया? न्यूक्लियोप्रोटीन। और जब ये न्यूक्लियोप्रोटीन आराम से खुला खुला प्रेजेंट है सेल के अंदर, तब हमने बोल दिया इसको क्रोमेटिन या फिर क्रोमेटिन फाइबर्स। जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन हो रही है, अब हमने सेल को प्रिपेयर करना है सेल डिवीजन के लिए,
तब क्या होता है, ये अपनी एक्शन मोड में आ जाता है। एक्शन मोड में क्या होगा, एकदम से ऐसे टाइटली बाउंड हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे एक क्रोमोसोम। तब ये स्ट्रक्चर जो होता है पूरा, ये कन्वर्ट हो जाता है ऐसे क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, सेल डिवीजन के टाइम पे हमें दिखेंगे क्रोमोसोम्स, और इंटरफेज के टाइम पे हमें दिखेंगे क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन जैसा कि मैंने बताया कॉम्पोजिशन है डीएनए की, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और आरएनए भी प्रेजेंट प्रेजेंट होता है। ये होता है क्रोमेटिन का कॉम्पोजिशन। ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है, यानी कि ह्यूमन का जो एक डीएनए का थ्रेड होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 जो पेयर है क्रोमोसोम्स के, ऑलमोस्ट 2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होता है। एक सिंगल सेल के अंदर ऑलमोस्ट 2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट है। आप सोचिए कितना माइन्यूट स्ट्रक्चर है। इसीलिए हमको जरूरत पड़ रही है माइक्रोस्कोप्स की, एडवांसमेंट की, कि हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाए। इतना छोटा स्ट्रक्चर है, पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद वो और ज्यादा कंडेंस हो जा रहा है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो बिल्कुल एक माइन्यूट क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल माइन्यूट। नेकेड आई से देखना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम अंडर माइक्रोस्कोप, हम इसके अंदर जब क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आता है, तब हम इसको स्ट्रक्चर को क्या है, बेसिक डाइट से हम जब स्टेन करते हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर को इजीली देख पाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। इसके पास क्या होती है, एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। बीच में देखिए मैंने एक ये धब्बा सा बनाया है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन मतलब सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या है, सेंट्रोमियर। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी आती है यहाँ पर। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या होती है, जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं सैटेलाइट डीएनए, इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सैटेलाइट डीएनए को हम थोड़ी सी देर में अभी पढ़ने वाले हैं। बट इससे पहले इसके पास क्या होता है, जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है, उसके जो डिस्क है, देखिए यहाँ पर ऐसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हम बना देते हैं, इसके अराउंड में कुछ प्रोटीनियस डिस्क प्रेजेंट है, उसको हमने बोला काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर वही जगह है जहां पर बाद में आकर स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स वहां जुड़ेंगे, बिल्कुल एकदम से ऐसे सेल को जो है वो, क्रोमोसोम को जो है वो दूर दूर कर देंगे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, देखो एक ये क्रोमेटिड है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है। एक इसकी आर्म को बोला इन्होंने एक क्रोमेटिड, और दूसरी का दूसरा क्रोमेटिड है, तो एक ही जगह के, एक ही पेरेंट है मान लो इनका। फिर ठीक है, इसके बाद एक ये बच्चा है, तो हुए तो भाई बहन ही, तो इनको हमने बोल दिया सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, इनको हमने बोला सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक क्रोमेटिड, दूसरा क्रोमेटिड joined by the same centromere, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीनियस डिस्क थी, उसको हमने बोला काइनेटोकोर, जहां पर आकर जुड़ते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर्स। इसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर जो मैंने बताया था, सेंट्रल पार्ट वाला, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बेस पर ही इन्होंने, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर इन्होंने क्रोमोसोम्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एनसीईआरटी में ये बड़ा ही सुंदर डायग्राम दे रखा है, जिसमें कि आपको पता चल रहा है हर एक चीज। ये बीच में सेंट्रोमियर है, यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, जिसको हमने बोला है सैटेलाइट। एंड इस सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में ही क्या प्रेजेंट है, काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर जो होता है वो अपना एक प्रोटीनियस डिस्क है। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट आर्म, जो आर्म छोटी उसको शॉर्ट आर्म, जो आर्म बड़ी उसको लॉन्ग लॉन्ग आर्म। तो शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म भी बोलते हैं, शॉर्ट आर्म को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे पी आर्म भी बोलते हैं, एंड लॉन्ग आर्म को हम बोलेंगे क्यू आर्म, पी एंड क्यू। ओके, पी एंड क्यू दो आर्म है, पी आर्म जो होगी वो स्मॉलर होगी, एंड क्यू आर्म होगी वो लॉन्गर होगी। इसके बाद बात करें अगर टाइप की, तो सबसे पहले टाइप आती है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होते हैं, जिसमें कि सेंट्रोमियर बिल्कुल
सेंटर में प्रेजेंट होगा, दोनों आर्म्स पी एंड क्यू, कोई आर्म नहीं होगी, चार जो दोनों आर्म्स होंगी अपर और लोअर दोनों जो होंगी वो बिल्कुल इक्वल होंगी, क्योंकि अगर हम अनइक्वल करेंगे तभी हम उनके नाम रख रहे हैं, अदरवाइज वो सेम ही है, ऊपर भी और नीचे भी, या फिर आप लगाओ दोनों साइड जो होगी सेंट्रोमियर की इक्वल लेंथ की जो आर्म्स होंगी वो प्रेजेंट होंगी। इसके बाद बात करें अगर सब मेटासेंट्रिक की, सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, थोड़ा सा बीच से जो है सेंट्रोमियर अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो मेटासेंट्रिक थी, अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा खिसक गया मिडल से, यहाँ पर क्या बात हुई, थोड़ा सा उधर हो गया, थोड़ा सा मिडल से दूर चला गया सेंट्रोमियर, तो एक आर्म छोटी हो गई और एक आर्म बड़ी रह गई। तो जो छोटी आर्म है उसको हमने बोला पी, एंड जो लॉन्गर आर्म है उसको हमने बोला क्यू आर्म, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर एक्रोसेंट्रिक की, एक्रोसेंट्रिक जो होता है ऑलमोस्ट एंड के जो नियर पहुंच जाता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल पास में पहुंच गया है, बस थोड़ा सा ही शॉर्ट आर्म छोटी सी बची है और लॉन्ग आर्म देख लो कितनी बड़ी है। और ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर हो गया है कि जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एकदम जो है एंड की तरफ खिसक चुका है, तो इसमें एक कुछ ज्यादा ही बड़ी आर्म हो जाती है, एक बिल्कुल छोटी सी आर्म रह जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर टीलोसेंट्रिक की, तो टीलोसेंट्रिक क्या होता है, टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल सेंट्रोमियर मतलब जो शॉर्ट आर्म होगी इतनी छोटी रह जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल ही छोटी, बिल्कुल टर्मिनल देखो कितनी छोटी सी आर्म रहेगी, और लॉन्ग आर्म जो है वो बिल्कुल बड़ी है। टर्मिनल में क्या होता है, बिल्कुल एंड में प्रेजेंट हो जाता है सेंट्रोमियर, पहले बिल्कुल सेंटर में था तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा सेंटर से खिसक गया तो सब मेटासेंट्रिक, और जब एंड में पहुंचने वाला हो गया है तब एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल एंड में ही चला गया है सेंट्रोमियर, तो उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक मतलब बिल्कुल एंड के अंदर, ठीक है, बिल्कुल एंड में पास में पहुंच गया है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर सैटेलाइट बोला गया है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को सैटेलाइट क्यों बोला गया है, यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एक सेट क्रोमोसोम, जिसमें सैटेलाइट या फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम में, वो होता है सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम क्या होता है, यहाँ पर जो होती है एडेनिन एंड थाइमिन, दो बेसेस, ये जो नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन एंड थाइमिन, इनकी सबसे ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है एडेनिन थाइमिन, थाइमिन रिच रीजन बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं एडेनिन थाइमिन रिच रीजन, जो होते हैं सैटेलाइट यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो होता है वो एंड होता है, और होप आप सबको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।